स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की कहानी शुरू होती है सुंदरनगर राज्य के एक छोटे से गांव के एक बाजार से, जहां पर धनी राम नाम का एक व्यापारी एक दुकान के अंदर बैठा हुआ था। दुकान के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तभी क्या हुआ, वहां पर एक दूसरा व्यापारी आकर सेठ धनी राम से कहता है, वाह वाह क्या मूर्ति है, ये तो बहुत ही शानदार मूर्ति है, ये मूर्ति तो देखने में बहुत ही सुंदर है। सेठ धनी राम ने उस व्यापारी की बात सुनकर कहा, हाँ देखने में तो तुम कोई व्यापारी लगते हो। वो व्यापारी कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आया करता हूँ। मुझे ये बताओ कि ये मूर्ति तुम मुझे कितने में बेचोगे। धनी राम ने कहा, अब देखो वैसे तो सुंदरता का कोई मोल नहीं होता, परंतु फिर भी मैं ये मूर्ति आपको 20 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। ये सुनकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, बहुत ही जबरदस्त शानदार, सचमुच ये मूर्ति जिसने भी बनाई है उसकी कारीगरी की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। धनी राम ने जब उस व्यापारी की बात सुनी तो कहने लगा, वैसे आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी ने चौंक कर कहा, अच्छा, परंतु आप तो खुद भी एक व्यापारी हैं। धनी राम बोला, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मूर्ति बनाकर बेचना मेरा शौक है। धनी राम की बात सुनकर उस व्यापारी ने 20 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली धनी राम को पकड़ा दी और मुस्कुराते हुए उस मूर्ति को लेकर वहां से चला गया। उसी गांव में एक नौजवान रहता था जो मूर्ति बनाने का काम करता था, जिसका नाम माधव था। माधव का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो मूर्तियां बनाकर बेचता था और उससे जो उसको रकम मिलती उसी से माधव का गुजारा चलता था। थोड़ी ही देर में सेठ धनी राम माधव के घर पर आया। माधव सेठ धनी राम को देखकर कहने लगा, आइए सेठ जी, मुझे आपका ही इंतजार था। सेठ धनी राम ने माधव को 2 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा, ये लो माधव, तुम्हारी मूर्ति सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है, बड़ी ही मुश्किल से बिकी है। चलो इसमें से 2 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी और बाकी की मेरी हैं। माधव बोला, ये क्या सेठ जी, मेरी मूर्ति इतने कम दामों में बिकी, लेकिन मैंने तो वो मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाई थी। देखो माधव, एक काम करो, किसी दिन तुम खुद जाकर अपनी मूर्ति बाजार में बेचो, तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कितने में बिकती है तुम्हारी मूर्ति। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति और भी ज्यादा ऊंचे दामों में बिके तो फिर तुम कोई ऐसी मूर्ति बनाओ जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, उसे जो भी देखे तो देखता ही रह जाए और चाहकर भी वो अपनी दृष्टि उस मूर्ति से ना हटा सके। तुम ऐसा कुछ बनाओ तो तुम्हारी मूर्ति बहुत ही ऊंचे दामों में बिकेगी। ये कहकर सेठ वहां से चला गया। माधव, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था, वो इस बात को नहीं जानता था कि सेठ धनी राम उसे मूर्ख बना रहा है। सेठ के जाने के बाद माधव अपने आप से कहने लगा, हे प्रभु, इस बार मैं एक लड़की की ऐसी सुंदर मूर्ति बनाऊंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे, जो भी उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना कहकर माधव फिर से अपने काम में जुट गया। इधर सेठ धनी राम अपनी हवेली में जाकर अपनी बेटी सुधा से कहने लगा, ये लो बेटी स्वर्ण मुद्राएं और इन्हें ले जाकर अलमारी में रख दो। स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए सुधा अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आप ये माधव के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि वो कितना भोला भाला है और कितनी मेहनत से वो ये मूर्तियां बनाता है। सेठ धनी राम ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, इसे भोलापन नहीं कहते, इसे तो मूर्खता कहते हैं। मैंने माधव से बड़ा मूर्ख इस पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा। सुधा ने कहा, पिताजी, वो आप पर विश्वास करता है। सुधा की बात सुनकर धनी राम हंसने लगा और बोला, बेटी, वो मुझ पर विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास करता है। और फिर तुम फिर से उस माधव की तरफदारी करने लगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम मन ही मन उसे पसंद करती हो,
लेकिन तुम मेरी एक बात बिल्कुल कान खोल कर सुन लो सुधा, मैं उस भिखारी के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर धनीराम वहां से चला गया। अगले दिन धनीराम फिर से माधव के घर गया और कहने लगा, अरे माधव, आज तुमने कौन सी मूर्ति तैयार की है? माधव बोला, सेठ जी, कल आपकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई, इसीलिए अब मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। सेठ बोला, माधव, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आज क्या बेचूंगा? मेरा मतलब ये है कि मुझे आज कोई तो मूर्ति दो जिसे बाजार में बेचकर मैं तुम्हारा थोड़ा सा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी तो कोई परवाह है नहीं, मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे पास धन दौलत है, नौकर चाकर है, हवेली है, इतना पैसा है कि मैं सारी जिंदगी कमाऊं या ना कमाऊं, मेरा गुजारा तो चल ही जाएगा। लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। माधव बोला, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ सेठ जी। ये कहते हुए माधव ने एक मूर्ति धनीराम को पकड़ा दी और दोबारा से पहले वाली मूर्ति को बनाने में जुट गया। सेठ धनीराम माधव से वो मूर्ति लेकर घर से बाहर निकल गया। सेठ अपने आप से कहने लगा, आज तो मुझे बहुत ही देर हो गई, बाजार पहुंचने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन अगर मैं जंगल के रास्ते से जाऊं तो बाजार बहुत ही जल्दी पहुंच जाऊंगा। सेठ धनीराम वो मूर्ति लेकर के जंगल के रास्ते से चल दिया। वो अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि तभी वहां से घोड़े पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। वो अचानक धनीराम को देखकर रुक गया। धनीराम ने देखा कि वो एक राजकुमार था। राजकुमार अपने घोड़े से उतरा और फिर सेठ की तरफ देखकर कहने लगा कि मैं पड़ोस के ही राज्य सुंदर नगर का राजकुमार हूँ। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, आपको कौन नहीं जानता राजकुमार? राजकुमार बोला, सेठ, तुम्हारे हाथों में ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है, क्या तुमने ही ये मूर्ति बनाई है? धनीराम बोला, जी राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है, और अगर आपको ये मूर्ति पसंद आ गई है तो मैं ये मूर्ति आपको भेंट स्वरूप देने को तैयार हूँ। राजकुमार बोला, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही आदमी से मिला हूँ। धनीराम ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा राजकुमार। राजकुमार कहने लगा, बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी थी। उस व्यापारी ने मुझे बताया था कि वो मूर्ति इसी गांव से लेकर गया था। दरअसल बात यह है कि मुझे एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वो मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम मुझे एक ऐसी मूर्ति बनाकर दे सकते हो? धनीराम सेठ ने थोड़ा सा सोचा और फिर बोला, हाँ हाँ राजकुमार, क्यों नहीं, मैं आपके लिए ऐसी मूर्ति बना सकता हूँ। राजकुमार बोला, तो ठीक है सेठ, मैं तुम्हें पूरे 9 दिन का समय देता हूँ। 10वें दिन मैं अपने सैनिकों के साथ वो मूर्ति लेने के लिए आऊंगा। धनीराम बोला, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आप जैसा राजकुमार हमारे गांव में पधारेगा। मैं इसी गांव में रहता हूँ, आप 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाइएगा। धनीराम की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले ही दिन सेठ धनीराम माधव के घर पर गया और उससे कहने लगा, माधव, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। ये सुनकर माधव बहुत ही खुश हो गया और बोला, अरे वाह, तब तो समझ लीजिए सेठ जी कि आपका काम हो गया। धनीराम ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की मूर्ति ही बना रहा हूँ। धनीराम बोला, अच्छा, तो ये कब तक तैयार हो जाएगी? सेठ जी, मैं 8 दिन के अंदर ये मूर्ति बनाकर आपको दे दूंगा। धनीराम बोला, ठीक है, तो 9वें दिन तुम ये मूर्ति मुझे तैयार करके दे देना, और हाँ, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत ही ऊंची कीमत दूंगा। इतना कहकर सेठ धनीराम वहां से चला गया और फिर माधव एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। 8वें दिन माधव अपनी बनाई हुई उस सुंदर राजकुमारी की मूर्ति को बड़े ही गौर से देख रहा था। वो सोच रहा था, अरे, मुझे तो अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। वाह, ऐसा लगता है जैसे ये कोई मूर्ति नहीं
बल्कि जीती जागती कोई राजकुमारी हो। वाह माधव वाह, तूने क्या कारीगरी की है। तभी वहां पर सेठ धनीराम आ पहुंचा और वो मूर्ति को देखकर बड़ी हैरानी से कहने लगा, अरे माधव, क्या बात है, सचमुच तुमने तो बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनाई है। ऐसा लगता है कि ये अभी बोल उठेगी। गजब कर दिया तुमने, कमाल ही कर दिया। माधव बोला, सेठ जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। धनीराम बोला, ठीक है माधव, लाओ अब इस मूर्ति को मुझे दे दो। माधव ने वो मूर्ति धनीराम को दे दी और फिर सेठ उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली पर चला गया। मूर्ति को देखकर जमींदार की बेटी सुधा हैरानी से कहने लगी, पिताजी, इस बार तो माधव ने बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनाई है। हाँ बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, मगर वो बेवकूफ ये नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहे हैं। सुधा बोली, पिताजी, फिर तो ये बात आपको माधव को जरूर बतानी चाहिए और राजकुमार को भी ये पता चलना चाहिए कि असल में इस मूर्ति को बनाने वाला कौन है। धनीराम ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, सुधा, इस बात को याद रखना कि गलती से भी राजकुमार के सामने ये मत बता देना कि इस मूर्ति को माधव ने बनाया है, क्योंकि मैंने राजकुमार को यही कहा है कि ये मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है। धनीराम ये बात नहीं जानता था कि कांच की खिड़की के बाहर एक गांव का आदमी उनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था, अरे वाह, क्या मूर्ति है, बड़ी गजब की मूर्ति है ये तो। मैं आज रात को ही ये मूर्ति चुरा लूंगा और इसे रूपनगर राज्य में जाकर बेच दूंगा, मुझे बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के समय वो चोर छिपते छिपाते दबे पांव उनकी हवेली में घुस गया। उसने मूर्ति चुराई और फिर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल पहुंचकर वो एक तालाब के किनारे बैठ गया। वो सोचने लगा कि आज की रात मैं यहीं तालाब के किनारे गुजार लेता हूँ और सुबह होते ही मैं रूपनगर राज्य में चला जाऊंगा और ये मूर्ति वहां के राजकुमार को बेच दूंगा। अगली सुबह जब धनीराम की आंख खुली तो मूर्ति को वहां से गायब देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी बेटी से कहने लगा, सुधा, मैं समझ गया हूँ, इस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि माधव ने ही चुराया है। उस नालायक को शायद ये भनक लग गई होगी कि उसकी मूर्ति को लेने के लिए खुद राजकुमार आ रहा है। वो अपनी बेटी से ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी राजकुमार वहां पर अपने सैनिकों के साथ आ गया। राजकुमार बोला, धनीराम, आज 10वां दिन है, लाओ वो मूर्ति तुम मुझे सौंप दो। सेठ बड़े ही निराशा भरे शब्दों में कहने लगा, राजकुमार जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक मूर्ति को कल ही बनाकर तैयार किया था, लेकिन आज सुबह से वो मूर्ति गायब है। वो मूर्ति कहीं मिल नहीं रही। लगता है कोई चोर उस मूर्ति को चुरा कर ले गया है। राजकुमार, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर राजकुमार आग बबूला हो गया और बोला, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम पिताजी के सामने मेरा अपमान करवाना चाहते हो। धनीराम हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। राजकुमार बोला, अब तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। मेरे पिता जंगल में ही एक गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं। मैं भी वहीं पर ठहरा हुआ हूँ। मुझे किसी भी हालत में उस सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे वो मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला गया। इसके बाद धनीराम ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। वो माधव के घर जा पहुंचा। अपने घर पर इतने लोगों को देखकर माधव कहने लगा, क्या हुआ सेठ जी? धनीराम ने बड़े ही गुस्से से कहा, भोले मत बनो माधव, मुझे पता है कि वो मूर्ति तुमने मेरे घर से चुरा ली है। मुझे सीधी तरह से बताओ कि वो मूर्ति कहाँ पर है, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मुझे राजकुमार धमकी देकर गए हैं। माधव ने चौंक कर कहा, कौन राजकुमार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धनीराम बोला, अरे तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उसका सौदा राजकुमार के साथ किया था, परंतु वो मूर्ति कल रात को मेरी हवेली से चोरी हो गई है। माधव बोला, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी के साथ सौदा किया है। तब धनीराम लोगों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहने लगा, वाह रे वाह, देखो भाइयों देखो, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी बनाई हुई मूर्तियों को कोई कौड़ियों के दाम भी नहीं खरीदता,
और मैं बाजार में जाकर जैसे तैसे इसकी मूर्तियों को बेचता हूँ ताकि इसका घर चल सके। लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया देख रहे हो सब लोग। तभी गांव का एक आदमी माधव से कहने लगा, माधव, अगर तुम्हारे कारण सेठ को कुछ हुआ तो हम सभी गांव वाले तुम्हें धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल देंगे। माधव सभी गांव वालों से कहने लगा, अरे आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया, मैं भला उस मूर्ति को क्यों चुराऊंगा। तब धनी राम ने माधव को धमकाते हुए कहा, देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुम वो मूर्ति क्यों चुराओगे, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हालत में वो मूर्ति कल चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। इतना कहकर धनी राम गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। माधव रोता हुआ अपने आप से कहने लगा, हे भगवान, अब तो एक रात में मैं वो मूर्ति बना भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर सुधा आ पहुंची और माधव से कहने लगी, माधव, इन सब का कारण मेरे पिता है। माधव हैरान होते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। सुधा बोली, माधव, मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे, वो तुमसे मूर्ति लेकर बाजार में सोने के दामों पर बेचते थे और तुम्हें उसकी ना के बराबर कीमत चुकाते थे। माधव, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई एक मूर्ति रूपनगर के राजकुमार को बहुत ही पसंद आ गई थी, मगर पिताजी ने तुम्हें उस बारे में कभी नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक लड़की की मूर्ति बनाने के लिए कहा था, क्योंकि राजकुमार तो यही समझता था कि मूर्ति तुम नहीं बल्कि मेरे पिता बनाते हैं। तुमने तो वो मूर्ति बनाकर मेरे पिता को दे दी थी, लेकिन कल रात को मैंने देखा कि एक आदमी दबे पांव हमारी हवेली में घुसा और उसने चुपके से वो मूर्ति चुराई और फिर दबे पांव वो जंगल की तरफ चला गया। ये सुनकर माधव बुरी तरह से चौंक गया और पूछने लगा, इस मूर्ति के बारे में और तुम क्या जानती हो। सुधा बोली, मैंने पिताजी को जानबूझकर नहीं बताया था कि वो मूर्ति किसने चुराई है, परंतु मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि मेरे पिता चोरी का इल्जाम तुम पर लगा देंगे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि राजकुमार उस मूर्ति के लिए इतना ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे और पिताजी को जान से मारने की धमकी देंगे। परंतु अभी भी समय है, हो सकता है वो चोर अभी तक रूपनगर राज्य ना पहुंचा हो। तुम्हें उस चोर को रूपनगर पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। सुधा की बात सुनकर माधव तुरंत जंगल की तरफ निकल गया। इधर वो चोर रूपनगर राज्य की तरफ जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते वो चोर उस गुफा के नजदीक पहुंच गया जहां पर राजा रुका हुआ था। तभी वहां पर मौजूद सैनिकों की नजर उस चोर पर पड़ी। चोर के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति देखकर उन्हें उस चोर पर शक हुआ। सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और ये मूर्ति तुम्हारे पास कहां से आई। चोर सैनिकों को देखकर घबरा गया और कहने लगा, मैं तो एक व्यापारी हूं और अपनी मूर्ति को बेचने के लिए ले जा रहा हूं। सैनिकों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो, सच सच बताओ कि ये मूर्ति तुम्हें कहां से मिली। वो चोर उसी वक्त सैनिकों के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये मूर्ति कल रात को ही सेठ धनी राम के घर से चुराई थी, मुझे माफ कर दीजिए। उसी वक्त माधव उस चोर को ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचा। माधव ने जब वो मूर्ति चोर के हाथ में देखी तो उसे देखकर वो सैनिकों से कहने लगा, हाँ, ये मूर्ति तो मैंने ही बनाई थी और इस मूर्ति को मैंने सेठ धनी राम को दिया था। लगता है कल रात ही इस चोर ने मूर्ति को सेठ की हवेली से चुराया है। ये सुनकर सैनिक बुरी तरह से चौंक गए। सैनिकों ने फैसला किया कि इन दोनों को महाराज के पास ले जाना चाहिए और कुछ ही पलों में सैनिक माधव, चोर और उस मूर्ति को लेकर गुफा के अंदर चले गए जहां पर महाराज मौजूद थे। उस मूर्ति को देखते ही राजा बुरी तरह से व्याकुल हो गया और कहने लगा, ये तो मेरी बेटी राजकुमारी की मूर्ति है। कुछ वर्षों पहले राजकुमारी इस गुफा के आसपास देखी गई थी और फिर अचानक वो यहाँ से कहीं गायब हो गई। तब से मैं हर साल इसी गुफा में आता हूँ। तभी वहां पर राजा का जो बेटा था, राजकुमार रुद्र प्रताप, वो उस गुफा में आ पहुंचा। वो कहने लगा, पिताजी महाराज, ये मूर्ति तो इसी जंगल के नजदीक एक गांव में रहने वाले सेठ धनी राम ने बनाई है। लगता है ये दोनों चोर हैं, क्योंकि धनी राम बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी माधव राजकुमार से कहने लगा,
नहीं नहीं राजकुमार, क्षमा कीजिए, लेकिन ये मूर्ति सेठ धनी राम ने नहीं बल्कि मैंने बनाई है। मैंने ही सेठ को ये मूर्ति बेचने के लिए दी थी और मैं ही मूर्तियां बनाता हूँ। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि सेठ मेरी बनाई हुई मूर्तियों को सोने के दामों पर बेचता है, परंतु वो मुझे इन मूर्तियों के बदले में कौड़ियों का दाम भी नहीं देता। तभी राजा माधव को ध्यान से देखने लगा और फिर बोला, क्या तुमने मेरी बेटी राजकुमारी को कभी देखा है? माधव बोला, नहीं नहीं महाराज, मैंने राजकुमारी जी को कभी नहीं देखा। कुछ दिन पहले की ही बात है, मुझे तो सेठ धनी राम ने एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने को कहा था और मैंने अपनी कल्पना से ये मूर्ति तैयार की है। राजा क्रोध में आ गया और बोला, तुम झूठ बोलते हो। मेरी बेटी को देखे बिना भला हूबहू वैसी ही मूर्ति तुम कैसे बना सकते हो? तभी राजकुमार रुद्र प्रताप बोला, पिताजी ये झूठ बोलता है, मूर्ति इसने नहीं बल्कि धनी राम ने बनाई है। अगर सेठ धनी राम ने इस मूर्ति को बनाया है तो उसने जरूर ही राजकुमारी को देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक धनी राम के घर पहुंचे और उसे पकड़कर गुफा में लेकर आ गए। राजकुमार धनी राम को देखते हुए कहने लगा, क्या ये मूर्ति वही है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? हाँ राजकुमार जी, ये वही मूर्ति है जो मेरे घर से चोरी हो गई थी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे सामने ये जो व्यक्ति खड़ा है, जो अपना नाम माधव बता रहा है और इसका कहना है कि ये मूर्ति इसने बनाई है, जबकि मुझसे तुमने ये बात कही थी कि तुम मूर्तियां खुद बनाते हो। चलो अब तुम सच सच बता दो कि ये मूर्ति किसने बनाई है, तुमने बनाई है या इस लड़के ने बनाई है? धनीराम बोला, राजकुमार जी, इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। ये माधव तो झूठ बोल रहा है, बल्कि इस मूर्ति को तो इसने मेरी हवेली से चुरा लिया था। ये लड़का ही असली चोर है। राजकुमार बोला, क्या तुम ये बात जानते हो कि ये मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, जो कुछ साल पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी। अगर तुमने ही इस मूर्ति को बनाया है तो फिर राजकुमारी को भी तुमने जरूर देखा होगा, क्योंकि बगैर देखे तुम राजकुमारी की मूर्ति कैसे बना सकते हो? बताओ तुमने मेरी बहन को कहाँ देखा है? ये कहकर राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल ली और फिर सेठ से कहने लगा, बताओ कहाँ पर है मेरी बहन? ये सुनकर सेठ बुरी तरह से घबरा गया और कांपते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, ये लड़का सही कह रहा है। मूर्ति मैंने नहीं बल्कि इसी ने बनाई है। बल्कि मैं तो इस लड़के के साथ धोखा करता हुआ आया हूँ। इसकी बनाई हुई मूर्तियों को मैं ऊंचे दामों में बेचता हूँ और जबकि इसको मैं मूर्तियों की बहुत ही कम कीमत देता हूँ। धनी राम ने अभी इतना कहा ही था कि तभी राजकुमारी की वो मूर्ति रंग बिरंगी किरणों के साथ असली राजकुमारी में बदल गई। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी मुस्कुराते हुए अपने पिताजी की तरफ देखते हुए बोली, पिताजी, आपको तो मालूम ही है कि मुझे अपनी सुंदरता पर कितना घमंड था और मुझे हमेशा इस बात का शौक था कि मैं अपनी एक से बढ़कर एक सुंदर से सुंदर मूर्तियां बनवाऊं। एक दिन की बात है जब मैं इस घने जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी और फिर मैं रास्ता भटक कर इस गुफा में आ गई थी। इस गुफा में एक तपस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। मेरी वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई और मैंने उनका अपमान भी कर दिया। तब उस ऋषि महाराज ने मुझे क्रोध में आकर ये श्राप दे दिया था कि हे घमंडी राजकुमारी, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड है। मेरा ये श्राप है कि आज के बाद तुम ना तो किसी को दिखाई दोगी और ना ही सुनाई दोगी। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने ऋषि महाराज से माफी मांगी। तब ऋषि महाराज को मुझ पर दया आ गई और वो कहने लगे, राजकुमारी, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का एक उपाय बता सकता हूँ। जब भी कोई अनोखा मूर्तिकार तुम्हें बिना देखे सिर्फ अपनी कल्पना के आधार पर ही तुम्हारी हूबहू मूर्ति बना देगा और वो मूर्ति घूम फिर कर इस गुफा में आ पहुंचेगी। उस दिन उस मूर्ति के द्वारा तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगी। और आज ऐसा ही हुआ। माधव नाम के इस मूर्तिकार ने अपनी कल्पना से मेरी मूर्ति बनाई और ये मूर्ति जब इस गुफा में आ पहुंची तो मैं फिर से अपने असली रूप में आ गई। इतने सालों के बाद अपनी बेटी को देखते ही राजा की आंखों में आंसू आने लगे और उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। तभी राजकुमार रुद्र प्रताप ने
अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस सेठ धनी राम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। माधव राजकुमार से कहने लगा, राजकुमार जी, मेरी आपसे ये विनती है कि आप सेठ जी को क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे तो इनकी बेटी का क्या होगा। ये देखकर राजकुमार सेठ से कहने लगा, देखा सेठ, तुम जिसे लूट रहे थे उसी ने आज तुम्हारी जान बचाई है। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, क्योंकि इसी लड़के की वजह से वर्षों के बाद मुझे अपनी बहन और मेरे पिता को अपनी बेटी मिली है। राजकुमार ने उसी समय चोर को कारागार में डालने का आदेश दे दिया और फिर राजा ने माधव को इनाम के तौर पर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे उस गुफा से विदा कर दिया और अपनी बेटी को लेकर राजा अपने महल को वापस लौट गया। इस घटना के बाद सेठ धनी राम अब सुधर चुका था। उसने अपनी बेटी सुधा की शादी माधव के साथ करवा दी और इसके बाद वे सभी लोग एक परिवार की तरह रहने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।